का सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज और इसमें हम पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 हीटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा पाइप व्यवस्था। तो देखिए ये कैसे करते हैं। तो देखिए गर्म टंकी के लिए पानी जो होता है वो घरेलू ठंडे पानी की टंकी से आना चाहिए, सीधे नगर पालिका के सर्विस पाइप से नहीं आना चाहिए। ठंडे पानी की टंकी से गर्म टंकी को पानी पहुंचाने वाले पाइप का व्यास 25 mm से कम नहीं होना चाहिए और इसे गर्म पानी की टंकी की तली के पास 50 mm की ऊंचाई पर पानी छोड़ना चाहिए। इस पाइप से हीटर के अतिरिक्त किसी अन्य पात्र स्थान को पानी नहीं देना चाहिए। गर्म पानी की जो सप्लाई पाइप होते हैं उनका व्यास निम्न प्रकार रखा जाता है। पहला आपका देखिए वॉश बेसिन का 15 mm व्यास, स्नान कक्ष में है तो 20 mm, सिंक में 20 mm और यदि तापक टंकी ऊपरी मंजिल में है तो 15 mm व्यास। गर्म पाइप में पानी सदा गर्म रहे इसके लिए सर्कुलेशन में रखा जाता है। इसके लिए गर्म पानी से सभी कनेक्शन देने के बाद इसे लाकर पुनः गर्म टंकी से जोड़ देते हैं। इस व्यवस्था से रुक रुक कर पानी लेने अथवा पाइपलाइन की लंबाई अधिक होने पर भी पाइप में पानी वांछित तापमान पर बना रहता है। वापसी गर्म पाइप पर चेक वाल्व लगाना आवश्यक है ताकि पानी का प्रवाह एक ही दिशा में बना रहे। ठंडा जल टंकी तथा गर्म जल टंकी अलग अलग तथा पर्याप्त दूरी पर स्थित होनी चाहिए। गर्म जल तापक से बाहर ले जाने वाला पाइप तापक के शीर्ष के निकट लगाना चाहिए। इसका व्यास 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। गर्म पानी जल टोंटी तक ले जाने वाले पाइप की लंबाई 12 मीटर यदि उसका व्यास 20 mm तक है से अधिक नहीं होगी। 25 mm व्यास तक के डिलीवरी पाइप के लिए यह 7.5 मीटर डिस्टेंस ली जा सकती है और इससे बड़े व्यास के पाइप के लिए यह लंबाई 3 मीटर तक रहेगी। पानी गर्म करने के लिए कोयला, गैस, तेल अथवा बिजली का यूज़ करते हैं। घरेलू उपयोग के लिए पानी गर्म करने के लिए गीज़र का यूज़ किया जाता है। यह कार्य सोलर हीटर भी प्रयोग होते हैं इस कार्य के लिए। इसका एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, देखिए हॉट वाटर सप्लाई का। पानी गर्म करने के लिए जब एकल आउटलेट हो 10-25 लीटर धारिता का गैस या विद्युत हीटर लगाना ठीक रहता है। देखिए तो ये आपका चेक वाल्व है। यहाँ ये ठंडा पानी का टैंक है। ठंडा पानी पाइप सप्लाई हो रही है 25 mm पाइप में। ये गर्म पानी सिलेंडर में तापक लगा हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ का क्या है, इसका पानी जहाँ से पहुँचाया जा रहा है, कहाँ, सिंक या स्नान टब वगैरह में। इसका अधिप्रवाह प्रसार पाइप 15 mm फाई, रिटर्न पाइप 25 mm फाई होता है। गर्म पानी की निकास दर रेट ऑफ फ्लो। गर्म पानी की निकास दर रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, देखिए स्नान कक्ष में 22.5 लीटर पर मिनट, रसोई कक्ष में 18 लीटर पर मिनट और धावन पात्र में 6.8 लीटर पर मिनट की होता है। फिर है घरेलू गर्म जल, डोमेस्टिक हॉट वाटर। तो गर्म पानी संबंधी निम्न तापमान लिए जाते हैं। बॉइलिंग वाटर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वी नो दैट। झुलसाने वाला पानी का होता है 65 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च तापमान। सिंक के लिए पानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। स्नान के लिए जो पानी लिया जाता है वो 37 से 43 डिग्री सेल्सियस हॉट बाथ के लिए, और नॉर्मल गर्म पानी होता है 37 डिग्री सेल्सियस पर। गुनगुना पानी जिसे कहते हैं वो होता है 29.5 डिग्री सेल्सियस पर। जो घरेलू प्रयोग के लिए जो गर्म पानी है उसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर आता है गीज़र या जल तापक, गीज़र और वाटर हीटर। देखिए आधुनिक स्नान गृहों व रसोई में गर्म पानी की व्यवस्था के लिए गीजर लगाया जाता है। ये तापक सामान्यतः 15 लीटर से 50 लीटर धारिता के होते हैं और 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म पानी उपलब्ध करते हैं। गीज़र मुख्यतः दोहरे बेलनाकार टैंक का बना ऊष्मारोधी पात्र होता है। इसका बाहरी केसिंग जो होता है वो मृदु इस्पात की चादर का तथा भीतरी टैंक जो होता है वाटर कंटेनर वो पीतल की चादर का बना होता है। केसिंग और भीतरी टैंक की रिक्ति में कांच की रुई, ग्लास वूल भरी जाती है ताकि टैंक की ऊष्मा का ह्रास ना हो। भीतरी टैंक के मध्य भाग में
हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है जिस पर पानी का वांछित तापमान सेट करने के लिए थर्मोस्टेट फिट होता है। तो देखिए ये गीज़र है आपका, ये क्या है, फ्लशिंग प्लग है यहाँ से, ये वेंट पाइप है, कांच रुई भरा बीच में है, ये क्या है आपका, मृदु इस्पात की एक चादर, और ये है आपकी अंदर वाली किसकी, ब्रॉस की। ठीक, ये मेटल का केसिंग लगा हुआ है और ये हीटिंग एलिमेंट है जो पानी को गर्म कर रहा है, और ये थर्मोस्टेट है। ये प्रेशर रिलीज वाल्व है और ये आउटलेट है हॉट वाटर का, ये इनलेट है कोल्ड वाटर का। ये था आपका क्या, गीज़र की कार्य प्रणाली। इसी टैंक में जल प्रवेश इनलेट व जल निकास आउटलेट पाइप लगाए जाते हैं। प्रवेश पाइप टैंक की तली के पास ठंडा पानी छोड़ता है, जबकि निकास पाइप टैंक के ऊपरी भाग से गर्म पानी बाहर ले जाता है। इस प्रकार क्या होता है, टैंक में ज़्यादा गर्म पानी भरा रहता है और गीज़र के टैंक में पानी दाब से आता है। गीज़र की तली पर हरा और लाल दो सूचक इंडिकेटर लैंप लगे होते हैं जो इसका संचालन दर्शाते हैं। जब तापक में पानी का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, तब थर्मोस्टेट स्विच द्वारा विद्युत धारा स्वतः कट जाती है। गीजर में दाब विमोचन वाल्व व निर्वात विमोचन वाल्व भी लगाए जाते हैं। ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो देखिए हम जानते हैं विश्व जो है वो आजकल ऊर्जा के संकट से गुजर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित हैं और ऊर्जा की खपत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। मनुष्य ने उन्नति तथा विकास के नाम पर क्या किया है, ऊर्जा का बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल करना शुरू किया है। इसी के लिए तो ये यूएन की जो आपने सुना होगा एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह सुना है आपने, सतत विकास, इसकी परियोजनाएं चल रही हैं। और क्या होता है कि आज कोई भी देश जो है उसकी तरक्की इस बात से जो है उसकी तरक्की का एक पैमाने में एक ऊर्जा खपत भी एक फैक्टर है। मतलब कि जो देश जितनी ऊर्जा खपत कर रहा है वो उतना ही विकास कर रहा है, उतनी ही वहाँ पे तरक्की हो रही है। आप यूएस को देख लीजिए, वो जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊर्जा का यूज़ करता है। ठीक, और क्या वहाँ वो CO2 वगैरह का भी बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करता है। जो क्यों CO2 क्यों, जब ऊर्जा जो है हम जीवाश्म ईंधनों का यूज़ करते हैं तो CO2 निकलती है, तो उसकी वजह से ही क्या है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम SDG क्या होता है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये देखिए आपका होता है कि आपके पास जो संसाधन हैं वो आप उनका इस्तेमाल इस तरह से करें कि आपके लिए वो ठीक हो जाए और जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं आप उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाएं। इसे कहते हैं सतत विकास। फिर आता है आपका परंपरागत ऊर्जा के सोर्सेज होते हैं जैसे लकड़ी, कोयला, तेल, बिजली इत्यादि बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये चीज़ें क्या हैं, सीमित हैं और इनके वर्तमान भंडारों को देखते हुए ये दिख रहा है कि ये कुछ वर्ष और ही चल पाएंगे, ये हम जानते हैं। लाइट से बहुत ज़्यादा आशा लगाई थी मनुष्य ने, पर क्या हुआ, ताप बिजली घर, पत्थरों, कोयले के रहे से भंडारों को देखकर अपना ताप खोने लगे हैं। जल विद्युत उत्पादन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब कोई भी ऐसा नदी या नाला प्रवाह शेष नहीं दिखता जहाँ जिसकी धारा भारी भरकम टरबाइनों को ना घुमाती हो। देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम ठीक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स में जो है हाइड्रो पावर का यूज़ करेंगे जो पानी से बिजली बने, तो उसके लिए देखिए नदी जोड़ो अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है। सपोज़ दैट हमारा अगर नदी जोड़ो प्लान फ्लॉप हो जाता है ये, क्योंकि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें तो निरंतर क्रियाएं चलती रहती हैं, मूवमेंट होता रहता है हल्का हल्का। अगर किसी तरह से ये फ्लॉप हो जाता है तो हमारा सारा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, साथ में इससे जो हम सोलर एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते थे वो भी हम नहीं कर पाएंगे। फिर है कि जो आपके परंपरागत ऊर्जा सोर्सेज हैं उनका लिए क्या होता है कि हम जानते हैं ऊर्जा के बिना तो संसार चल नहीं सकता, तो इसके लिए मनुष्य ने परंपरागत ऊर्जा सोर्सेज का विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है। आज विश्व के अनेक देश वैकल्पिक ऊर्जा के नए नए सोर्स ढूंढ रहे हैं तथा उनका विकास करने में लगे हैं। उत्तर केंद्र तथा प्रदेश की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में इस दिशा में काम कर रही हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्सेज के लिए सूर्य की किरणें, चलती हवाओं और बायोगैस पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये सोर्स इस पृथ्वी पर सदा बने रहेंगे
और इनके भंडार असीम है और इनसे सोर्सेज से उपलब्ध ऊर्जा बहुत ही सस्ती होती है। लेकिन जो सोलर वाली ऊर्जा होती है देखिए ये थोड़ी सी महंगी होती है, आपको ज़्यादा इसमें सोलर पैनल्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। बायोगैस संयंत्र, फोटोवोल्टिक प्रकाश व्यवस्था, वाइन मिल और सोलर हीटर, सौर कुकर, सौर अन्न शोषक कुछ ऐसे नाम हैं जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पर आधारित हैं और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू क्लास।